दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हाई स्कूल का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है धातु और अधातु। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, जैसा कि बोर्ड पर लिखा है धातु और अधातु, उसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि धातु क्या होता है। धातु की एक सबसे सिंपल ही डिफिनेशन है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। अब कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन कहलाते हैं वो जानेंगे। उससे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। अब देखिए, ये तो हमें पता चल गया जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तत्व वो धातु कहलाते हैं, लेकिन कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ये जानना जरूरी है। जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं और वही हमारे धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, जिसके मुख्य क्वांटम नंबर बराबर होते हैं उसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा के होते हैं। तो ये इसकी पहली कक्षा हो गई, ये इसकी दूसरी कक्षा हो गई, ये इसकी तीसरी कक्षा हो गई। अब तीसरी कक्षा ही इसकी बाह्यतम कक्षा कहलाएगी। इसकी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर धन आयन आता है। तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और अपने ऊपर धन आयन बना लिया। इस तरह से कह सकते हैं कि सोडियम हमारा धातु है। अन्य भी तत्व होते हैं, जैसे कि ये सोडियम हुआ, मैग्नीशियम +2 आयन बनाता है, कैल्शियम +2 आयन बनाता है, पोटेशियम +1 आयन बनाता है आदि। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख लेंगे। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या कौन से प्रकृति के होते हैं। हेडिंग आप लोग लिख लेंगे धातुओं की विशेषताएं। अब हम लोग जानेंगे कि धातुओं की क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, सिर्फ पारे और शीशे को छोड़कर। जो पारा और शीशा होते हैं यही एक अपवाद है जिसमें विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चालकता। ये जो धातुएं होती हैं ये ऊष्मा और विद्युत धारा की सुचालक होती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किनको छोड़कर, शीशा और पारा। अगर आप लोगों को इसकी डिफिनेशन लिखनी है तो वीडियो पॉज करके आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो चालकता में मैंने बता दिया कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत चालक या ऊष्मा की चालक होती हैं, किसको छोड़कर, शीशा और पारा को छोड़कर। दूसरे पॉइंट पे हम लोग पहुंचते हैं, इनकी अवस्था कौन सी होती है। देखिए, जो हमारी धातुएं होती हैं ये हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद होता है, वो है पारा। पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे,
आघातवर्ध्यता। जैसा कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है, आघात, आघात का मतलब किसी को चोट देना, वर्ध्यता का मतलब बढ़ना। इसका मतलब यह है अगर धातुओं को पीटा जाता है तो वो फैल जाती हैं, इसी क्रिया को हम लोग आघातवर्ध्यता कहते हैं। यदि धातुओं को पीटा जाए और वो फैल जाएं तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? आघातवर्ध्यता कहलाएगी। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तन्यता। तन्यता का क्या मतलब होता है? यदि धातुओं को गर्म किया जाए और उनको खींचा जाए, वो पतले तारों में परिवर्तित हो जाएंगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं तन्यता। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तन्यता। अब हम लोग इसके आगे और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब जानेंगे कि इनका क्वथनांक और गलनांक कैसा होता है। उससे पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि क्वथनांक किसे कहते हैं और गलनांक किसे कहते हैं। समझते हैं क्वथनांक क्या होता है। देखिए, जिस ताप पर कोई ठोस या धातु तरल अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को, उस ठोस या धातु को क्या कहेंगे? क्वथनांक कहते हैं। गलनांक की परिभाषा भी इसी तरीके से होती है। जिस ताप पर कोई ठोस या धातु तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वह ताप क्या कहलाएगा? उस धातु या ठोस का क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। अब इसमें धातुओं की क्या प्रकृति होती है? जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं धातुओं के उच्च होते हैं अन्य तत्वों की अपेक्षा। अब इसके आगे का एक और पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, चमक। जो धातुएं होती हैं इनमें एक विशेष प्रकार की खुद की ही चमक होती है, ये खुद ही अपने आप को चमकीली बनाती हैं। तो अगला पॉइंट ये हो गया। अब अगले पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं, धातु ऑक्साइड। देखिए, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अब इसके बाद ये हमारे इसके गुणधर्म हो गए। अब हम लोग अधातुओं की तरफ बढ़ते हैं। समझेंगे कि अधातु क्या होता है। देखिए, अधातु वे तत्व कहलाते हैं जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं या माइनस आयन बनाते हैं, उन्हें हम लोग अधातु कहते हैं। इसकी परिभाषा पहले हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। देखिए, जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो वो उनकी प्रकृति माइनस में आ जाएगी और वो अधातु कहलाने लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं 1s2 2s2 2p4। अब इसकी बाह्यतम कक्षा ये रही और ऊपर के इलेक्ट्रॉन जोड़ लिए जाते हैं, मैंने बता दिया था। ऊपर के इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर लिए, कितना हो गया? 6। और किसी भी तत्व को स्थायी होने के लिए उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। 6 हैं, 2 मिल जाएंगे तो अपने आप को स्थायी कर लेगा।
तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और -2 आयन बना लिए, और आपको ऊपर डिफिनेशन में ही दिया गया है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर ऋण आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। तो ये ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, अधातु। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं, कार्बन हमारा अधातु होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि, क्लोरीन वगैरह भी हम लोग लिख सकते हैं, इत्यादि हमारे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अब इतना समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनकी विशेषताएं क्या हैं। अधातुओं की विशेषताएं, नंबर 1 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, चमक। देखिए, अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की खुद की चमक नहीं होती है, लेकिन इसमें एक अपवाद पाया जाता है, आयोडीन। जो आयोडीन होता है इसमें एक विशेष प्रकार की खुद की चमक पाई जाती है, बाकी अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आयोडीन को छोड़कर। अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं हम लोग, कठोरता। देखिए, सभी अधातुएं कठोर अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। सिर्फ जो एक कार्बन होता है, कार्बन का अपरूपक होता है हीरा, उसको छोड़कर जितने भी अधातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कार्बन का अपरूपक हीरे को छोड़कर। अब अगले पॉइंट पर हम लोग पहुंचते हैं, रूप। ये किस अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें सभी धातुएं जो होती हैं वो गैस अवस्था में पाई जाती हैं, सिर्फ एक अधातु को छोड़कर। वो क्या है वो समझते हैं हम लोग। जो हमारा ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, बाकी सारी अधातुएं गैस अवस्था में पाई जाती हैं। तो ब्रोमीन किस में पाया जाता है, तरल अवस्था में। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगर चैप्टर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दे। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया अवस्था। अब हम लोग बोलेंगे आघात वर्धता। इनमें आघात वर्धता होती है कि नहीं होती है। अब आप लोगों को जो इतने पॉइंट्स बता दिए हैं, इससे ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसमें आघात वर्धता होती है कि नहीं होती है। जितने भी अधातुएं होती हैं उनमें कोई आघात वर्धता होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है भाई, ये गैस अवस्था में पाई जा रही हैं। आप गैस अवस्था को पीटेंगे क्या? तरल अवस्था में ब्रोमीन पाई जा रही है, क्या उसको आप पीटेंगे क्या? जब उसको पीट ही नहीं सकते तो उसमें आघात वर्धता पाई ही नहीं जा सकती। बात रही तन्यता की, जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर इसमें तन्यता भी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि ये दो चीज़ें इसमें होना इम्पॉसिबल है, या फिर ये ठोस अवस्था में हो। आयोडीन एक पाया जा रहा था, लेकिन उसको जब पीटेंगे तो वो टुकड़ों में टूट जाएगा, ना कि वो फैलेगा। अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, धातुओं के रासायनिक गुण। इन गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि जो धातुएं होती हैं तरह तरह के तत्वों से या यौगिकों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा वायु से क्रिया। किसका? वायु से क्रिया। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि वायु से क्रिया कैसे हो सकता है। वायु में तो देखिए, जो वायु में मुख्यतः दो गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जिसमें से ये नाइट्रोजन होता है ये अक्रिय युग्म प्रभाव करता है, जिसके कारण ये धातुओं से अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया क्या करता है हमारा? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या होगा वायु से क्रिया में हम लोग लिख सकते हैं। तो जो धातुएं होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देती हैं? उनके धातु ऑक्साइड बना देती हैं।
जैसे कि कोई धातु हमने ले ली, हमने ले लिया कॉपर। कॉपर ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बना देगा, और जो ये कॉपर ऑक्साइड होगा ये काला ऑक्साइड भी कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है, Al2O3 सॉरी 3 2 4। अब जैसे यहाँ पे मैंने सोडियम का और पोटेशियम का नाम नहीं लिया, इसके पीछे एक कारण है। देखिए, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये वायु की उपस्थिति में आकर आकस्मिक जलने लगते हैं, इसीलिए मैंने इसको अपक्रिया में प्रदर्शित नहीं किया। दूसरा टॉपिक हम लोग कह सकते हैं सोना और चांदी। देखिए, जो सोना और चांदी होते हैं ये ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्या होते हैं? देखिए, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। धातु ऑक्साइड तो होते हैं लेकिन वो अम्ल व क्षार दोनों से ही अपक्रिया कर लेते हैं, तो क्या कहलाएंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय का मतलब ही होता है जो दोनों में कंबाइन हो। इसका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, HCl अम्ल होता है, अम्ल से अपक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल निकाल रहा है। ये हो गई हमारी अम्ल से अपक्रिया। NaOH जो कि क्षार होता है जिसके बारे में आप जानते ही हैं। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करता है, तो सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम जरूर लिख लेंगे, कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट और जल बनाते हैं, इसीलिए इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसके आगे, जल से अपक्रिया। इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा हम लोगों को कि ये जल से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है। देखिए, जो हमारे धातु होते हैं वे जल से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकालते हैं। कंफ्यूजन इस बात की है कौन से धातु ऑक्साइड बनाएंगे और कौन से धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, जो अधिक क्रियाशील या फिर कह सकते हैं धातुएं होती हैं, वे धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। जो कम क्रियाशील धातु होंगे वो ऑक्साइड। एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग धातु ऑक्साइड का एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए, हमने ले लिया एल्यूमिनियम, जल से अपक्रिया करा दी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसने बना दिया, साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस कर दी। अपक्रिया बैलेंस करने के लिए 2 3 3, अतः यह अपक्रिया बैलेंस है। एल्यूमिनियम जो होता है कम क्रियाशील धातु होता है, तो उसने धातु ऑक्साइड बना दिया। अब एक इसके आगे एग्जाम्पल ले लेंगे हाइड्रोक्साइड के लिए। आप सभी को पता है सोडियम, जो सोडियम होता है वो जल से अपक्रिया करके क्या बना देगा? हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्योंकि आप सभी को पता है जो सोडियम होता है वो अधिक क्रियाशील धातु है।
तो NaOH साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकाल देगा। अब को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगा देंगे। हम उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। अब इसके आगे के टॉपिक है धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो जानते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए, जो हमारे धातु होते हैं वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, आयरन अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बना देगा। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, Zn, वो भी अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो ZnCl2 जो कि लवण जिंक क्लोराइड कहलाता है और हाइड्रोजन गैस बना देगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसमें अपवाद भी होते हैं। वो क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। कॉपर, सिल्वर, मरकरी जिसको पारा बोलते हैं, ये इतने जो धातु होते हैं ये तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके आगे का टॉपिक हम आपको अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।